अब वह परंपरा बना रखी थी। उनके नियम के अनुसार जिस भी लड़की की शादी होती उसे पहले बैनर ब्रदर्स के पास भेजा जाता, जहां वे उसके साथ जबरदस्ती करते और फिर उसे उसके पति को सौंप दिया जाता। यह एक ऐसा अमानवीय अत्याचार था जिससे हर लड़की और उसका परिवार खौफ में जीते थे। सैम की मां भी इसी दर्दनाक यातना से गुजरी थी। अब सालों बाद सैम अपने भीतर बदले की आग लिए इस गांव में आया था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला लेना और गांव की लड़कियों को इस दरिंदगी से बचाना। लेकिन क्या वह अपने इरादे में कामयाब हो पाएगा? क्या वह बैनर ब्रदर्स के आतंक को खत्म कर पाएगा? आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे। ये घटना आज से 300 साल पहले की है, जब जर्मनी के इस छोटे से गांव के लोग आतंक में जी रहे थे। इसका कारण था बैनर और उसके 6 बेटे, जो इस गांव के सबसे कुख्यात गुंडे थे। वे जिसे चाहते बेरहमी से मौत के घाट उतार देते और पूरा गांव उनसे इतना डरता था मानो उनकी जिंदगी और सांसें बैनर के इशारों पर चलती हों। इसी गांव में एक दिन एक अजनबी कदम रखता है, सैम, जो एक फोटोग्राफर था। गांव में प्रवेश करते ही उसका सामना बैनर के सबसे बड़े बेटे लुई से होता है। लुई की नजरें घातक थीं और उसका रवैया वही घमंडी और क्रूर। वह सैम को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो हमें रिश्वत देनी होगी। सैम शांति से एक पोटली निकालता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। वह लुई से कहता है, मुझे यहाँ 6 महीने तक रुकना है, जब तक सर्दियां खत्म नहीं हो जाती। लुई सिक्कों को देखकर ठहाका लगाता है और कहता है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो हर महीने हमें ऐसे ही एक पोटली देनी होगी। सैम मुस्कुराते हुए उसकी शर्त मान लेता है और कहता है कि वह यहाँ की घाटियों की तस्वीरें खींचने आया है। लेकिन लुई को सैम की बातों पर शक होता है। वह संदेह से उसकी आंखों में देखता है और उसके सामान की तलाशी लेने लगता है। इसी बीच लुई का सबसे छोटा भाई फ्रेंच सिक्कों को लेकर अपने पिता बैनर के पास जाता है। बैनर सिक्कों को गौर से देखता है। उसकी भेदी निगाहें उन सोने के टुकड़ों का मुआयना करती हैं, जैसे वह परख रहा हो कि यह रिश्वत काबिल कबूल है या नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद वह एक गहरी सांस लेता है और आदेश देता है, सैम को गांव में रहने दिया जाए। इसके बाद बैनर के बेटे सैम के लिए गांव में एक पुराना घर तय कर देते हैं। ये वही घर था जिसमें पहले से एक बूढ़ी औरत मारिया और उसकी बेटी पौला रहती थी। घर जर्जर हो चुका था, लेकिन उनके पास इसे छोड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बैनर के बेटे दरवाजे पर रुकते हैं। उनकी आंखों में वही दहशत भरा घमंड झलकता है। वे मारिया और पौला को धमकाते हुए कहते हैं, अब से यह तुम्हारा मेहमान है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसे कुछ हुआ तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारिया ने घबराकर सिर हिला दिया, लेकिन पौला की आंखों में एक अलग ही आग थी। बैनर के बेटे वहां से चले जाते हैं, लेकिन पौला के चेहरे पर नफरत की लकीरें साफ दिख रही थीं। गुस्से से भरी वह बिना एक शब्द कहे सैम का सामान उठाती है और उसे ऊपर के कमरे में फेंक देती है। भारी कदमों से नीचे आती है, चेहरा तमतमाया हुआ, मानो वह इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं। मारिया असहज महसूस करती है। वह सैम की ओर देखती है और धीमे स्वर में कहती है, मेरी बेटी के व्यवहार के लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन सैम हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका देता है। मुझे माफी की जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कुछ देर बाद सैम अपना थोड़ा सा सामान उठाता है और चुपचाप अस्तबल की ओर चला जाता है। अस्तबल के एक कोने में वह अपने सामान को इस तरह छुपा कर रखता है जैसे वह नहीं चाहता कि कोई और इसके बारे में जाने। क्या यह सिर्फ कपड़े और कैमरा है, या फिर इसमें कोई ऐसा राज छुपा है जो आने वाले समय में गांव की तकदीर बदल सकता है? रात को खाने के दौरान पौला चुप नहीं रहती। वह चाहती थी कि सैम के बारे में सब कुछ जान ले। उसकी भारी आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सैम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं अमेरिका में पला बड़ा हूँ, वहीं मैंने फोटोग्राफी सीखी। मैं यहाँ घाटियों की बेहतरीन तस्वीरें लेने आया हूँ ताकि एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकूं। सैम के जवाब से मारिया का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन अब वह सीधे सैम की ओर देखती है। उसकी आवाज में एक ठंडापन था जो किसी चेतावनी से कम नहीं था। तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। वे सिर्फ खूंखार नहीं बल्कि बेरहम भी हैं। यहाँ हर किसी की किस्मत उनके हाथों में होती है। रात गहरी हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन सैम के दिल में तूफान मचल रहा था। वह अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकालता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं, मानो उसमें कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे बाहर लाना उसके लिए आसान नहीं। लॉकेट खुलते ही सामने उसकी माँ की तस्वीर आ जाती है। सैम की आंखें एक पल के लिए नम हो जाती हैं। वह धीरे से फुसफुसाता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ माम। उसकी निगाहें कमरे की छत को ताक रही थीं, मानो अतीत की कोई धुंधली याद उसे घेर रही हो। तभी अचानक अस्तबल की ओर से हल्की आहट सुनाई देती है। सैम तुरंत सतर्क हो जाता है। वह खिड़की से झांक कर देखता है। रात के अंधेरे में एक छुपा हुआ प्यार। अस्तबल के पीछे पौला किसी से मिलने आई थी। वह एक युवक के पास खड़ी थी, लुकास। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा अपनापन जो सिर्फ सच्चे प्रेमियों के बीच होता है। सैम उनकी बातें ध्यान से सुनता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि लुकास और पौला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं।
सैम चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में अजनबी सी नमी आ जाती है। वह कुछ सोचने लगता है, शायद अपने अतीत के बारे में, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर वापस लेट जाता है। सुबह की नई हलचल। अगली सुबह पॉला फिर से सैम से मिलने आती है। इस बार उसके चेहरे पर बीती रात की खुशी साफ झलक रही थी। बातचीत के दौरान वह सैम से पूछती है, तुम्हारा परिवार कहाँ है? सैम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरे पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। अब मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। पोला थोड़ी देर चुप रहती है। शायद वह सैम की आंखों में छिपे उस दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रही थी जो उसने छुपाने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद वे दोनों बाजार की ओर निकल जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। जिस दुकान से वे सामान खरीद रहे थे वहीं बैनर ब्रदर्स भी मौजूद थे। सैम दुकान के कोने में जाकर घोड़े की नाल की कील खरीदता है। उसकी उंगलियां उससे कुछ इस तरह पकड़ती हैं मानो यह उसके लिए सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि कोई महत्वपूर्ण चीज हो। वह दुकान से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी रुको, एक भारी आवाज गूंजती है। सामने ह्यूबर्ट बैनर खड़ा था, बैनर का सबसे निर्दयी बेटा। ह्यूबर्ट ने सैम को घूरते हुए कहा, गांव में नए आए हो और हमारे साथ जश्न नहीं मनाओगे। वह जबरदस्ती सैम को शराब पिलाने की कोशिश करता है। सैम विनम्रता से इनकार कर देता है। मैं शराब नहीं पीता, वह शांति से जवाब देता है। लेकिन ह्यूबर्ट को यह बात नागवार गुजरती है। अगले ही पल बाकी बैनर ब्रदर्स भी वहां आ जाते हैं। वे चारों ओर से सैम को घेर लेते हैं और बिना किसी चेतावनी के उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। सैम खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन 6 खूंखार दरिंदों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। घूंसे, लातें, थप्पड़ चारों तरफ से वार हो रहे थे। सैम जमीन पर गिर जाता है लेकिन बैनर ब्रदर्स नहीं रुकते। वो उसे बुरी तरह मारते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। ये हमारे लिए बस एक खेल है, ह्यूबर्ट कहता है और जोर से ठहाका लगाता है। फिर वे बेखौफ वहां से चले जाते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। सैम खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। अगले दिन सैम अपनी असली वजह को छुपाते हुए फोटोग्राफी के बहाने घाटियों में निकल जाता है। वह पहाड़ियों की तस्वीरें खींचते खींचते चर्च के पास पहुंचता है और फिर उसकी नजर क्रूज पर पड़ती है। वह रुक जाता है। एक ठहरी हुई निगाह से वह उस क्रूज को देखने लगता है मानो यह सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि उसके अतीत से जुड़ा कोई अहम हिस्सा हो। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी जेब में पड़े लॉकेट को कसकर पकड़ लेती हैं। गांव में 1 महीना बीत गया लेकिन सैम के दिल में बदले की आग अब भी जल रही थी। सर्दियां अब अपने चरम पर थीं। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई थी। चारों ओर बस ठंड का सन्नाटा पसरा था। कोहरा इतना घना था कि कुछ ही कदम दूर की चीजें भी नजर नहीं आ रही थीं। लेकिन यह कठोर मौसम भी बैनर ब्रदर्स की क्रूरता को रोकने के लिए काफी नहीं था। ऊंचाई पर खड़े बैनर ब्रदर्स पेड़ों को काटकर नीचे घाटी में फेंक रहे थे। उनका सबसे छोटा भाई फ्रेंच घाटी में नीचे खड़ा था जबकि बाकी भाई ऊंचाई पर लकड़ी काट रहे थे। अचानक एक बड़ा पेड़ घाटी के बीच में जाकर अटक जाता है। फ्रेंच उसे देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कोहरा घना था, ठंडी हवाएं तेज हो रही थीं और फिर एक अजीब घटना घटती है। पेड़ अचानक हिलने लगता है। कोहरे की चादर को चीरते हुए वह पूरी ताकत से नीचे गिरने लगता है। फ्रेंच कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उसी पेड़ के नीचे आ जाता है। एक चीख और फिर सन्नाटा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो चुका था। ऊपर खड़े बैनर ब्रदर्स को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा इतना घना था कि वे यह भी नहीं देख पा रहे थे कि फ्रेंच अब इस दुनिया में नहीं रहा। वे सभी नीचे घाटी में झांकने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या था। यह एक दुर्घटना लग रही थी या फिर कुछ और ना। लेकिन गांव में खामोशी। रात को गांव का पादरी आता है। वह बैनर ब्रदर्स का बेहद करीबी था। चर्च की परंपराओं के अनुसार वह फ्रेंच की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है लेकिन गांव के बाकी लोग वे बस चुपचाप खड़े थे। ना किसी की आंखों में आंसू थे, न किसी ने दुख जताया। फ्रेंच की मौत पर किसी ने अफसोस तक नहीं किया। अगले दिन लुकास के माता पिता पौला के घर आते हैं। वे एक खास मकसद से आए थे, लुकास और पौला के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही पौला यह सुनती है वह खुश होने के बजाय अचानक दुखी होकर वहां से चली जाती है। लुकास हैरान रह जाता है। वह उसके पीछे दौड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी पौला का गुस्सा फूट पड़ता है। मैं बैनर ब्रदर्स के पास नहीं जाऊंगी, पौला गुस्से से चीख उठती है। लुकास अवाक रह जाता है। दरअसल गांव में बैनर ब्रदर्स ने एक भयानक परंपरा बना रखी थी। इस गांव में एक वहशियाना परंपरा चली आ रही थी। जिस भी लड़की की शादी होती पहले उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजा जाता। सभी भाई मिलकर उसके साथ दरिंदगी करते और उसके बाद ही उसे उसके परिवार को सौंपा जाता। यह एक भयानक रस्म थी जिसने हर लड़की और उसके परिवार को खौफ में जीने पर मजबूर कर दिया था और यही वजह थी कि पौला इस रिश्ते से डर रही थी। इसके बाद हम ऑटो बैनर को जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं। वह एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण हवा की तरह भागा जा रहा था और ऑटो उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। लेकिन फिर अचानक जैसे ही वह आगे बढ़ता है एक लकड़ी उसके चेहरे पर जोर से आ लगती है। वह चीख उठता है लेकिन यह कोई आम लकड़ी नहीं थी।
उस लकड़ी में घोड़े की नाल की कीलें लगी हुई थीं, जो सीधा ओटो की आंखों में घुस जाती हैं। दर्द के मारे ओटो की चीखें जंगल में गूंज उठती हैं, लेकिन अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घबराहट में लड़खड़ाते हुए वह एक पहाड़ी के किनारे जाता है और फिर सीधे झील में गिर जाता है। पानी के तेज बहाव में कुछ ही सेकंड में उसका शरीर गहरे पानी में समा जाता है। दूसरी तरफ बैनर ब्रदर्स अपने भाई ऑटो को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनके परिवार पर किसी ने वार करना शुरू कर दिया है। वे हिरण का शिकार करने निकले थे, लेकिन अब वे खुद किसी शिकारी के निशाने पर थे। सैम की योजना शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान सैम पॉला से मिलने आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। वह पॉला को चेतावनी देता है, तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। इसके बाद सैम कुछ खाना लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस बार वह अस्तबल से अपनी दुनाली बंदूक भी साथ ले जाता है। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा हो। शाम को बैनर ब्रदर्स को आखिरकार ऑटो की लाश मिल जाती है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे ऑटो के शरीर को गौर से देखते हैं और तभी उनकी नजर उसकी आंखों के अंदर घुसी हुई कीलों पर पड़ती है। बस अब उन्हें सब समझ आ चुका था। ये सैम ने किया है। चारों भाई गुस्से में उबल रहे थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वे भेड़ियों की तरह सैम को ढूंढने के लिए पॉला के घर में घुस आते हैं। दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर घुसते हैं। सैम कहाँ है? लेकिन तब तक सैम पहले ही जंगल की ओर निकल चुका था। अब इस गांव में कोई भी इस सच्चाई से अनजान नहीं था। खेल शुरू हो चुका था। अब यह सिर्फ समय की बात थी कि शिकारी और शिकार में से कौन आखिरी तक खड़ा रहेगा। सैम वो नहीं था जो सबको दिख रहा था। वह इस गांव में सिर्फ तस्वीरें खींचने नहीं आया था। वह बैनर ब्रदर्स की तस्वीरों पर हार चढ़ाने आया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वह दिन आ जाता है जिसका पौला को हमेशा से डर था। उसकी शादी का दिन। पूरा गांव चर्च में इकट्ठा था, लेकिन पौला की आंखों में खुशी नहीं, गहरा डर और उदासी थी। वह जानती थी कि शादी के बाद उसे उस भयानक परंपरा से गुजरना होगा जिसका बैनर ब्रदर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चर्च के बाहर सैम खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो आज किसी के भाग्य का फैसला होने वाला हो। जैसे ही शादी खत्म होती है और बैनर ब्रदर्स चर्च से बाहर निकलते हैं, सैम तुरंत चर्च के अंदर चला जाता है। वह सीधे पादरी के पास जाता है और कहता है, मुझे कन्फेशन करना है। पादरी ये सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन सैम की गंभीर आवाज सुनकर वह उसे बैठने का इशारा करता है। सैम धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें 2 हत्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने ही दोनों बैनर ब्रदर्स को मारा है। पादरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन सैम को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है और उसे पादरी के सामने रख देता है। पादरी कांपते हाथों से लॉकेट उठाता है। वह जैसे ही उसे खोलता है, अंदर सैम की माँ की तस्वीर होती है। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों के सामने अतीत के भयानक दृश्य घूमने लगते हैं। सालों पहले इसी चर्च में बैनर ब्रदर्स और पादरी ने मिलकर एक घिनौना अपराध किया था। सैम की माँ की शादी के बाद उसके पिता ने उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजने से इनकार कर दिया था। ये हमारे नियमों के खिलाफ है, लेकिन बैनर ब्रदर्स ने इसे अपनी तौहीन समझा। उन्होंने सैम के पिता को पकड़ लिया और सबके सामने उसे सूली पर लटका दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसी रात पादरी ने खुद बैनर ब्रदर्स के साथ मिलकर सैम की माँ के साथ घिनौना अपराध किया। पवित्र चर्च उस रात पाप का गवाह बना था, लेकिन सैम की माँ ने हार नहीं मानी। जब बैनर ब्रदर्स उसे मारने जा रहे थे, वह घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकली थी। अब सालों बाद सैम सिर्फ अपनी माँ की कहानी सुनाने नहीं आया था, वह इसे खत्म करने आया था। आज इस गांव में इंसाफ का दिन था और इंसाफ सिर्फ खून से लिखा जाता है। पादरी की आत्मा तक कांप रही थी। वह हाँफते हुए लॉकेट को गिरा देता है और सैम की ओर देखता है, लेकिन सैम की आंखों में सिर्फ गुस्सा था, सिर्फ बदले की आग। पादरी कांपती आवाज में कुछ कहने ही वाला था कि सैम ने बिना एक पल गंवाए उसे गोली मार दी। गूंजती हुई गोली की आवाज चर्च की पवित्र दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। पादरी धड़ाम से गिर पड़ा। अब वह भी उन लोगों में शामिल हो गया जिनके नाम सैम की मौत की लिस्ट में दर्ज थे। गांव में शादी की रात थी। हर तरफ रोशनी थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग नाच गा रहे थे। लेकिन पौला, उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। तभी बैनर ब्रदर्स वहां आ धमकते हैं। उनके चेहरे पर क्रूर हंसी थी। वे पौला और लुकास के पास आते हैं। चलो पौला, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास रात होगी। वे जबरदस्ती पौला का हाथ पकड़ते हैं और उसे डांस करने के लिए घसीटने लगते हैं। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। पौला की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव वालों के चेहरे झुके हुए थे, डरे हुए, असहाय। जब लुकास अपनी मंगेतर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है,
बैनर ब्रदर्स उस पर टूट पड़ते हैं। वे उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसका चेहरा खून से लाल हो जाता है। पॉला चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन चारों भाई शैतान की तरह उस पर हंसते रहे। पॉला को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाया जाने लगा। अब वे उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। चारों तरफ घुप अंधेरा था। ठंडी हवाएं भी जंगल की खामोशी में डर घोल रही थीं। लेकिन तभी सामने से सैम आता है। बदले की आग से जलता सैम, उसके हाथ में बंदूक थी। उसकी आंखों में वो आग थी जो किसी को भी राख कर सकती थी। वह सीधा लुइस बैनर के माथे पर बंदूक तान देता है और ठंडी आवाज में कहता है, पॉला को छोड़ दो। लुइस के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पॉला को छोड़ दिया। पॉला रोती हुई भागकर सैम के पीछे आ गई, लेकिन सैम ने अभी भी बंदूक नीचे नहीं की थी। अगर तुम सच में मर्द हो, सैम ने चारों भाइयों की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मर्द हो तो कल सुबह जंगल में आना, हम वहीं फैसला करेंगे। बैनर ब्रदर्स ने क्रोध में चुनौती स्वीकार कर ली। सैम अंधेरे में गायब हो गया। सैम ने पॉला को वापस लुकास के पास छोड़ा, फिर कुछ भी कहे बिना वह अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ बैनर ब्रदर्स ने अपनी बंदूकें निकाल ली। वे रात भर अपनी बंदूकों को साफ करने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और खून का प्यास था। इसी बीच सैम गांव के एक बूढ़े दंपति के घर पहुंचता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने सैम खड़ा था, उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक। सैम ने चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और बस इतना कहा, खाना खाओ। अब घड़ी की सुइयां फैसले की ओर बढ़ रही थीं। सुबह का सूरज या तो सैम को विजेता बनाएगा या फिर इस कहानी का अंत लिखेगा। बूढ़े कांपते हुए सिक्कों को देखते रहे। उनकी आंखों में गहरी शर्म झलक उठी। दरअसल यही वे लोग थे जिन्होंने लालच में आकर बैनर ब्रदर्स की मदद की थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने तब मदद नहीं की होती तो शायद ये वहशियाना परंपरा कभी जन्म ही न लेती। लेकिन सैम ने उनकी उम्र का लिहाज किया। वह उन्हें माफ कर देता है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन बैनर ब्रदर्स के अंदर बदले की आग जल रही थी। वे अपने घोड़ों पर सवार थे, हाथों में बंदूकें लहरा रहे थे और फिर बैनर ब्रदर्स गुस्से में जंगल में दाखिल हुए। चारों तरफ घना कोहरा था, लेकिन उनकी आंखों में बस एक ही मकसद था, सैम को खत्म करना। दूसरी ओर सैम एक पुरानी झोपड़ी में सो रहा था। तभी घोड़ों के टापों की आवाज पास आती गई। सैम तुरंत सतर्क हो गया और फिर बैनर ब्रदर्स ने झोपड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से लकड़ी की दीवारें छटक गईं, छप्पर उड़ गया। पूरा जंगल गोलियों की गूंज से दहल उठा। गांव वाले भी सहम गए। क्या सैम मर चुका था? बैनर ब्रदर्स को लगा कि सैम मर चुका है। ह्यूबर्ट सबसे आगे बढ़ा, जलती झोपड़ी के अंदर झांकने के लिए। लेकिन तभी सैम अचानक अंधेरे से निकला और एक सटीक गोली चलाई। गोली ह्यूबर्ट के सीने को चीरते हुए पार निकल गई। अब खेल शुरू हो चुका था। ये देखकर बाकी तीनों भाई सहम गए। वे भागकर पेड़ों के पीछे छिप गए, लेकिन वे अभी संभल भी नहीं पाए थे कि सैम ने झाड़ियों से गोली चलाई। गोली सीधे भागते हुए रूडोल्फ के पैर में लगी। रूडोल्फ दर्द से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। अब बस दो बचे थे, एंडी और लुई। लुई ने एंडी को कवर दिया ताकि वो रूडोल्फ को बचा सके। रूडोल्फ जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन एंडी अपने भाई को तड़पता हुआ देख नहीं सका। जैसे ही वह उसे बचाने के लिए पेड़ के पीछे से बाहर निकला, सैम ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोली एंडी के सीने को चीरते हुए पार निकल गई। एंडी रक्त की उल्टी करता हुआ वहीं गिर पड़ा। अब सिर्फ लुई बचा था। लुई ने किसी तरह एंडी को कवर में खींच लिया। उसने उसे एक बंदूक पकड़ाई और कहा, हम दोनों मिलकर हमला करेंगे और उसे मार गिराएंगे। लेकिन सैम पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। अब वह कहीं से भी वार कर सकता था। अब यह खेल खत्म होने के करीब था। जैसे ही एंडी ने बंदूक उठाई, सैम की गोली ने उसके माथे को चीर दिया। एंडी बिना एक शब्द कहे वहीं गिर पड़ा, मरा पड़ा। अब बस लुई बचा था। लुई ने गुस्से और डर से कांपते हुए अपनी बंदूक उठाई। तू बच नहीं पाएगा सैम। उसने पूरी ताकत से गोलियां दागनी शुरू की, लेकिन सैम की नजरें बाज जैसी तेज थीं। वह हर गोली को आसानी से चकमा दे रहा था। फिर एक आखिरी गोली चली। लुई की कहानी भी खत्म हो गई। बैनर ब्रदर्स का अंत हो चुका था, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। अब बारी थी उनके पिता की, बूढ़े बैनर के लिए, जिसने यह खून का खेल शुरू किया था। सैम बिना रुके बैनर के घर की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बैनर ब्रदर्स के अलावा भी कोई और उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सैम घर तक पहुंचा, एक विशालकाय आदमी हथौड़ा लेकर सामने आ गया। वह बैनर ब्रदर्स का 7वां भाई था, ब्लैकस्मिथ। अब तक वह छुपा हुआ था, लेकिन आज वह अपने भाइयों का बदला लेने आया था। ब्लैकस्मिथ ने लोहे के हथियार से सैम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सैम ने बचने की कोशिश की, लेकिन ब्लैकस्मिथ बहुत ताकतवर था। एक जोरदार वार सैम के कंधे पर पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सैम की मौत बस एक कदम दूर थी। ब्लैकस्मिथ अब उसे खत्म करने ही वाला था। एक गोली चली और ब्लैकस्मिथ वहीं ढेर हो गया। लुकास ने सही समय पर आकर सैम की जान बचा ली थी। गहरी सांसें लेते हुए सैम अब अपने आखिरी दुश्मन से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां
बूढ़ा बैनर बिस्तर पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। सैम ने अपनी माँ की तस्वीर वाला लॉकेट निकाला और बूढ़े बैनर की ओर फेंक दिया। बैनर ने लॉकेट उठाया, उसे खोला और फिर उसकी आंखें फैल गईं। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने सैम को देखा और एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर सैम का खून जम गया। तू तू मेरा ही नाजायज बेटा है। बूढ़े बैनर ने बताया कि वह उसी रात की संतान था जब बैनर ब्रदर्स और पादरी ने उसकी माँ पर जुल्म किया था। मतलब मैंने अपने ही सौतेले भाइयों की हत्या की। सैम का चेहरा भावुक हो गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की चीखें याद आईं, उसके पिता का सूली पर लटकना याद आया। नहीं, तू एक राक्षस है। सैम ने बूढ़े बैनर को भी खत्म कर दिया। सैम 3 हफ्तों तक अपने जख्मों से उभरता रहा। गांव में अब भी बैनर के कुछ रिश्तेदार थे जो उसे सजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन वे लड़ने के लिए बहुत कमजोर और बूढ़े थे। सैम ये देख समझ गया, ये गांव अब सिर्फ एक बर्बाद समाज का हिस्सा है। अब यहाँ कुछ भी बचा नहीं था। और फिर सैम बिना कुछ कहे हमेशा के लिए वहां से चला गया। सूरज उग चुका था। बर्फ से ढकी घाटी अब खून से भीगी हुई थी और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।